हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट नाम है, बहुत ही फेमस है, हुक नाम है इनका। ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, यानी कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इलास्टिसिटी क्या है दोस्तों? इलास्टिसिटी एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके वजह से कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को दोबारा से अचीव कर पाती है। यानी कि सपोज कर लीजिए, अगर हमारे पास में कोई भी बॉडी है तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इलास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच, क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स शेप, इन इट्स शेप में चेंज को रेजिस्ट करता है, एंड साइज बाय डिफॉर्म्ड फोर्स, एंड एज द डिफॉर्म फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी अचीव्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बस एक ऐसा नेचर, एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो ओरिजिनल शेप को अचीव कर लेती है। अब ये कैसे करती है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ही मान लेते हैं, किसी भी नेचर का हो सकता है। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया या एक फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके का कुछ डिफॉर्म्ड फोर्स हो जाएगा, दैट इज डिफॉर्म्ड। अब क्या होता है, इसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। मटेरियल तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं बाय अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत ही करीब, जैसे दो एटम है आपके पास में, अब ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनका एक अट्रैक्शन वाला नेचर होता है जो इनको बांधे रखता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया, तो उस प्रेशर की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। करीब आ जाने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जो इनके ऊपर एक तरीके का चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, सेम चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये एक डेवलप करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। जब सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड दिस रिपल्शन जो होता है, जो इसके शेप में चेंज होता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि आप जैसे ही अपना ये फोर्स जो जो आपने लगाया है उसको हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ये जो फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके का ये कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करोगे जो आपने अप्लाई कर रखा है इसके ऊपर, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, एंड दिस नेचर ऑफ अचीविंग इट्स ओरिजिनल शेप, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इलास्टिसिटी के बेसिस पे तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक वो जो फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए जाने पर डिफॉर्म्ड तो हो जाए, लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाएं वो अपना शेप जो है, ओरिजिनल शेप, बिल्कुल वैसा ही अचीव कर ले जैसा कि वो पहले था। जैसे ये है इस तरीके का, फोर्स लगाइए आप तो बिल्कुल ऐसा ही शेप अचीव कर ले बाय द रिमूवल ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और इसका जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांच। इसी तरीके से परफेक्टली प्लास्टिक क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक वो बॉडी है जिस पे अगर हमको डिफॉर्मिंग कर दें फोर्स, तो बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो गई है, वैसी ही बनी रहे जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हो गई थी। मतलब डिफॉर्म कर दिया आपने एक बार, बस अब ऐसी ही बनी रहेगी, अपने ओरिजिनल शेप को कभी अचीव नहीं कर पाएगी, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। तो परफेक्टली प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है आपके पास में, वैक्स यानी कि मोम और गीली मिट्टी। इसी तरीके की एक और बॉडी होती है जिसका नाम है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते हैं उस ऐसी बॉडी को जिसके ऊपर अगर हम फोर्स कितना भी लगाएं, लेकिन क्या हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हमेशा एक डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू अ फोर्स, एक फोर्स के रिस्पेक्ट में ही हम डिफाइन करते हैं किसी भी बॉडी के रिजिड बॉडी को। ठीक है। अब ये बॉडी रिजिड बॉडी है, इसको कैसे हम बताएंगे? जैसे मान लीजिए हमारे लिए, हमारे मतलब हमने बताया डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडीज होती हैं। जैसे हमारे पास में कोई दीवार है, अब हमने क्या किया, अपने हाथ से इसको धक्का किया है, दिया है, प्रेशर किया है, प्रेस किया है, फोर्स लगाया है, तो हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में जो वाल है वो कैसी है, रिजिड बॉडी है, यानी कि इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोई भारी मशीन ले लें, जैसे जेसीबी वगैरह होती हैं, आपने देखी होंगी, तो इस मशीन से अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी, यानी कि इसका ओरिजिनल शेप बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो रिजिड बॉडी का एग्जांपल है हमारे पास में डायमंड। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन कुछ नहीं है, जो हमने बताया अभी आपको
कि हमने क्या किया, फोर्स लगाया, उसकी वजह से शेप में चेंज आ गया। इस चेंज पर यूनिट डायमेंशन को, पर यूनिट लेंथ को, या पर यूनिट चेंज जो भी होता है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है कि लेंथ के डायमेंशन की, तो पर यूनिट चेंज जो भी होगा शेप में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस भी वही, जैसे हमने क्या बताया आपको कि बॉडी है, उसको डिफॉर्म करने के लिए कोई फोर्स तो जरूरी है। अब ये जो भी फोर्स लगाया है, अब इसको अगर एक थोड़ा सा क्लासीफाई करें, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी पे लगने वाले फोर्स को, यानी कि F/A को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि रेजिस्ट करता है बाय अप्लाइंग फोर्स को, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि एक इंटरनल फोर्स एक्टिंग अ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडीज को इज कॉल्ड स्ट्रेन। लेकिन एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म में हम इसको हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ये भी 3 तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को तो बहुत ज़रूरी है याद रखना आपका, क्योंकि हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी मटेरियल है, लेकिन हुक्स लॉ डिफाइन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हुक्स लॉ के रिलेटेड जो है आपके पास में, जैसे हमने अभी आपको बताया था आगे पीछे की स्लाइड्स में, कि किस तरीके से वेरिएशन आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में बाय द अप्लाइंग फोर्स। तो अब इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम जब याद रखिए कि हुक्स लॉ को जब भी आप डिफाइन करोगे तो एक जो लिमिट है वो है विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि हुक्स लॉ हमेशा विद इन द इलास्टिक लिमिट ही वैलिड होता है। और इसमें क्या है, स्ट्रेस वर्किंग ऑन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि एक लीनियरिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या यूं कहिए कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट, तो इस तरीके से याद रखिए, या इसको एक तरीके से दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब हम आते हैं हुक्स लॉ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हमने दी हैं, जैसे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी तरीके से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर रिजिड बॉडी का एक होता है रिजिड कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि यंग मॉडुलस हमेशा लेंथ के अलॉन्ग चेंज के लिए हम डिफाइन करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, अब इसके वायर के जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इसकी ब्रेड्थ यानी कि मोटाई और चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, लंबाई इसकी मोटाई चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, यही कंडीशन है। हमने क्या किया, इसके नीचे की तरफ एक वेट लगा दिया जिसका नाम है डब्लू। डब्लू लगा दोगे तो इसका मतलब है कि इसके शेप में कुछ चेंज आ जाएगा। मान लीजिए स्मॉल एल चेंज आ गया, स्मॉल एल क्या है, डिफॉर्मिंग, यानी कि कुछ इतना डिफॉर्म हो गया, तो टोटल चेंज कितना आएगा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये चेंज हो गई लेंथ में। अपॉन में जो इनिशियल लेंथ थी कैपिटल एल, इसको बोलते हैं, यानी कि चेंज इन द लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन। इसको कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि लंबाई के अलॉन्ग है तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसके जो फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इसको डेफिनेशन के लिए वही विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं क्या, यंग मॉडुलस। हमने डिफाइन कर दिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है। अब आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सब कुछ दिखाया गया है इमेज में, हमने वायर भी बना रखा है, सब कुछ डिफाइन कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। बल्क मॉडुलस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई बॉडी है इस तरीके की, एक रिजिड बॉडी है। अब इस पर क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी बॉडी फोर्स लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर पी। अब क्या होता है, इसके जब प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो इसका वॉल्यूम जो है कुछ चेंज हो जाता है। मान लीजिए स्मॉल वी जो है, कैपिटल वी इनिशियल वॉल्यूम था, स्मॉल वी, और इसका जो है चेंज होने के बाद वॉल्यूम है, तो जो वी अपॉन वी होगा इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होगा आपके पास में, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये जो अप्लाइड फोर्स है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिफाइन किया, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको क्या बोला जाता है,
बल्क मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क मॉडुलस से रिलेटेड एक और थ्योरी है जिसको बताया जाता है कि वॉल्यूम में चेंज। अभी हमने बताया कि जो बल्क मॉडुलस है आपके पास में, दिस इज जस्ट पी अपॉन स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, यानी कि ये वी जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन वॉल्यूम। यही तो कह रहे हैं हम लोग, वन अपॉन स्मॉल वी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। अब जैसे हम जानते हैं कि जो गैस है, जो गैस में क्या होता है हमारे पास में, फॉर गैसेज स्मॉल वी इज हाईएस्ट इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसका मतलब ये है कि बल्क मॉडुलस जो होगा, बल्क मॉडुलस कैपिटल बी इज लीस्ट फॉर गैसेस, और सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड के लिए उससे कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम बीटा कहते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी फिर ये, क्योंकि ये क्या होता है, वन अपॉन बीटा, यानी कि बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है। तो अब जब बी जो है गैसेस के लिए लीस्ट है, तो इसका मतलब है बीटा जो होगा गैसेस के लिए हाईएस्ट होगा। बस इतना तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, इसमें आप देख रहे हो एक माइनस का साइन है। माइनस का साइन सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया है पी, तो उसकी वजह से अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज रहता है, जैसे गैसेस के लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो गैसेस के लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो माइनस का आ जाएगा। तो एक माइनस पहले से है, माइनस 12 में आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी कि बल्क मॉडुलस हमारा पॉजिटिव हमेशा बना रहेगा। बस यही याद रखना है थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इससे रिलेटेड क्या डेफिनेशन हो सकती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए सिंपल सा हमने जैसे डायग्राम में बना रखा है कि कोई बॉडी है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से सपोर्टेड है, ठीक है। अब क्या करोगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे। जैसे एक बेस तो क्या फिक्स है, जैसे आप टेबल पे एक बुक रख दीजिए और बुक को क्या करिए, एक साइड उसका फिक्स रहने दीजिए, दूसरे साइड से आप प्रेस करिए, तो क्या हो जाएगा, जो बॉडी होगी, जो फिक्स वाला एंगल, फिक्स वाली जो पोजीशन होगी, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में, आप क्या करिए एक ऐसा स्ट्रेस लगाइए, ये वाला फिक्स रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, बस खाली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये डिफॉर्म हो जाएगी अलोंग दी फोर्स। इस डिफॉर्मिंग को क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन, और ये जो फोर्स हमने लगाया है उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, या इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डायग्राम मैंने बना रखा है। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस इज जस्ट एफ अपान ए होता है आपके पास में, एफ अपान ए जैसे दिखाया गया है, और शेयरिंग स्ट्रेन इज थीटा, ठीक है। थीटा हो जाती है हमारे पास में विद द इलास्टिक लिमिट। बाकी वही डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज गिवन बाय एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, दैट इज एफ अपॉन ए थीटा। और बाकी डायग्राम से आप देख सकते हो सारा कुछ गिवन है। कोई भी डाउट हो अगर आपको, फिर भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर के कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा, आपको गारंटी दे के साथ आपका वो क्लियर किया जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी वायर है आपके पास में इस तरीके से, अब वो उस पर वायर है आपके पास में, उस पर आपने क्या किया, लोड को बढ़ाया। लोड बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ W1 के लिए क्या हो जाएगा, लोड बढ़ाते जाइए, वहाँ तक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। उस पॉइंट को बोलेंगे OA। यानी ये देख रहे, क्योंकि हमने बताया था कि हुक्स लॉ कैसा है, लीनियरिटी के रिलेशन को शो करता है। मैंने बताया था आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो है एक तरीके से कहीं अंडरलाइन करके या बहुत ही ज़्यादा उस पर जोर दे करके बताया था कि ये लीनियरिटी के रिलेशन को शो करता है। तो इस रीजन में आप देख रहे हो, OA रीजन में क्या हो रहा है कि लीनियरिटी बिटवीन द स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो जब लीनियरिटी फॉलो हो रही है तो इसका मतलब इलास्टिक लिमिट में है, ये इलास्टिक लिमिट ही तो है। इलास्टिक लिमिट में है तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का ही है, लीनियरिटी के रिलेशन को शो कर रहा है तो वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर, अगर हम A से B की तरफ जाएं, इस रीजन में आएँ, तो A से B तक जाने में थोड़ा सा जो लीनियरिटी का रिलेशन है वो डिस्टर्ब होकर के कर्व की तरफ मुड़ गया है, तो इस रीजन को हम बोलेंगे, ये लीनियरिटी का रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का रीजन नहीं होगा, बल्कि इसको बोला जाएगा इलास्टिक रीजन। क्योंकि अगर हम B पर जो वेट हमने लगाया उसको रिमूव कर देंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप को अचीव कर लेगा, तो दिस मीन्स इट इज इलास्टिक रीजन। और B को बोलेंगे यील्ड पॉइंट, ये सहन कर सकता है इतना। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और फोर्स लगाएं, थोड़ा सा और इस पर वेट बढ़ाते जाएं C तक, तो अब अगर हम इस पे से वेट लगा करके हटाएंगे तो जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज को, अब वो इतना सक्रिय नहीं होगा, इतना ज़्यादा हैवी नहीं हो पाएगा कि वो चेंज को ओवरकम कर पाए। तो इस वजह से हमारे पास में जो बॉडी को जिस ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचना चाहिए था वहां पर ना पहुंचकर वो एक नए पाथ को पहुंचेगी, जिसको कहेंगे CO प्राइम। तो इस पाथ का भी एक नाम है जिसको बोला जाता है कि इस वाले पाथ पर चेंज हो चुका है, यानी कि डिफॉर्म्ड हो गया एक तरीके का बॉडी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करने वाले हैं जिससे रिलेटेड डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग
टेंसाइल पॉइंट, यानी कि भंजक प्रतिबल पॉइंट। इसको क्या वैल्यू है, इस यानी कि हम क्या करें, वेट को इतना बढ़ा दें कि एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पर पहुंच जाए, जिसके ऊपर अगर हमने वेट बढ़ाया तो बस वो वायर क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, थिन, एंड देन इट विल बी ब्रेकन डाउन। तो इस डी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकिंग टेंसाइल पॉइंट, या वो ऐसा पॉइंट जिस पे जो टेंशन होगी दैट विल बी अ मैक्सिमम, यानी कि पॉइंट डी इज अ स्ट्रेस इज मैक्सिमम अबव विच वायर स्टार्ट टू बिकम थिनर एंड फ्लोज लाइक अ विस्कस फ्लूइड। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी। अब एक और पॉइंट है ई। यहाँ तक तो यही है कि डी के ऊपर आप जैसे चले जाओगे तो क्या होगा, पतला होना शुरू हो जाएगा, टूटेगा नहीं, पतला हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा और वेट बढ़ाया तो ई पर पहुँचते पहुँचते आपका तार जो होगा वो टूट जाएगा। तो बी ई को क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। बस इतना ही याद रखना है आपको इस वायर से रिलेटेड। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ओ ए को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी रीजन कहेंगे, ए बी क्या है, इलास्टिक रीजन है, बी सी क्या है आपके पास में, ये एक ऐसा रीजन है जिसके बाद हमारा जो बॉडी होगा वो ओरिजिनल शेप को अचीव नहीं कर पाएगा। डी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है हमारे पास में, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग टेंसाइल पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है जो बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये कैपेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से याद रखना। बाकी ई के ऊपर आपका टूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि कोई आपके पास में वायर है, सपोज कर लीजिए इस तरीके से वायर आपने ले लिया, सॉरी, ये मान लीजिए आपके पास में कोई वायर है, बहुत मोटा हो गया, सपोज कर लीजिए इस तरीके का कोई वायर है आपके पास में। अब इस वायर में आपने क्या किया, कोई फोर्स लगाया जो कि आपको चेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का हो गया, कुछ नया जो वायर बनेगा आपका इस तरीके का हो जाएगा। अब चेंज की वजह से आपने एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट एक वर्क डन किया डिस्टेंस डी तक, उसको डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स को डी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया आपने ना, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि एक वर्क डन किया आपने अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उस जो आपने वर्क किया वो क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि व्हेन वी स्ट्रेच अ वायर then we have to do some work against the intermolecular forces of material and it is stored in the form of elastic energy। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो फार्मूले हैं, एक हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और दूसरा है हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलास्टिसिटी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले हमने बताया था कि अगर आपके पास में सॉलिड है कोई भी, तो उस सॉलिड के लिए क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन सबसे कम होता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू हाईएस्ट होती है गैस के लिए। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कम है, तो इसका मतलब क्या है कि अब रिजिड बॉडी ले लीजिए, रिजिड बॉडी में तो भैया चेंज ही नहीं होता है। क्या हमने बताया था, दीवार आपके हाथ के रिस्पेक्ट में क्या है, रिजिड बॉडी, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज 0, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि एक स्टील वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। If Young's modulus of steel is Y is 10⁻11 Newton per meter square, the force required to elongate steel wire by, यानी कि कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास में। अब जो कुछ दिया है वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एल नॉट दिया हुआ है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, एरिया भी दे रखा है, यंग मॉडुलस भी दे रखा है, लेंथ जो चेंज है उसको भी दे रखा है, सिर्फ फोर्स निकालना है। हमने बताया था यंग मॉडुलस क्या होता है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ निकाल लीजिए आप, वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू ए, बस रख दीजिए। वाई क्या है 10⁻11, एरिया क्या है आपके पास में 10⁻4 10⁻3, तो इनको दोनों को जोड़ दोगे 10⁻7 हो जाएगा, इसको घटाओगे 10⁻4। तो दिस इज ओवर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन इज 2, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टील वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है इसके पास में, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ, यानी कि क्या करना है, ट्रिपल करना है लेंथ को। तो उसके लिए
इसका मतलब यह है कि एरिया दे रखा है, लेंथ जो होगी चेंज लेंथ वो ट्रिपल यानी कि ओरिजिनल लेंथ का 3 टाइम्स। डेल्टा एल दे रखा है, कितना होगा, डेल्टा एल दे नहीं रखा है, ये तो निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, 3L हो गई चेंज होने के बाद, और ओरिजिनल की कितनी L थी, तो ये हो जाएगी 2L नॉट। तो चेंज होकर के आएगी 2L नॉट। यंग मॉडुलस दे ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास में। बाकी यंग मॉडुलस निकालना है तो एफ वही हमारा फार्मूला पुराना वाला, एफ अपान ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। तो वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो एफ इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 इंटू 2L नॉट अपॉन एल नॉट। इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 10⁻7 इंटू 4। बहुत ही वेरियस सिंपल सवाल है आपके पास में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इज डी। तो फोर्स कितना चाहिए, 10⁻7, वो भी 4 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखना है बस। अब बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। कैसे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड टॉपिक जो है आपके पास में, इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वाली स्लाइड में। 2 ही फार्मूले बताए थे हमने, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वही तो बताया था। तो बस सिंपल सा है, उसको उठा लीजिए आप, और इसको आप देखिए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। बस इसी को आप कह सकते हो यू, यानी कि इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट, इसमें हमने बताया था आपको कि एक और फार्मूला होता है, जो कि देखिए कितना बार पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है। इसी तरीके से पिछला वाला भी बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हो आप। तो वायर को स्ट्रेच किया गया है बाय अ फोर्स इफ इज स्ट्रेन डेवलप्ड एंड वाई इज यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वर्क यानी कि एनर्जी जो भी होगी। तो वर्क क्या हो जाएगा, वाई एस स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1/2 इंटू स्ट्रेस, 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, यही तो था एक तरीके के, ये फार्मूला ये था। तो पहली स्लाइड में ये हो गया, दूसरी स्लाइड में ये हो गया, दोनों हो गए आपके पास में, काम खत्म हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।